क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीसी शंट जनरेटर हैज ऑप्शन ए स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ऑप्शन बी एप्रेबिकली राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन डी एप्रेबिकली फाइलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, थोड़ा सा झुका हुआ अभिलक्षण वक्र, क्योंकि जो हमारा डीसी जनरेटर का जब हम लोग वक्र खींचते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं, तो क्या देखते हैं, जब इसके ईएमएफ और लोड करंट आईए के बीच में खींचते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इसका जो वक्र होता है लोड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जैसे हम लोग बिल्कुल सीधी लाइन खींचे तो हल्का सा क्या होता है, बिल्कुल सीधा ना, कि हल्का सा स्लाइटली क्या होता है, झुका हुआ होता है, यानी लोड बढ़ता है तो हल्का सा वोल्टेज क्या होता है, लोड बढ़ने के साथ हल्का सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर डिपेंड ऑन, डीसी जनित्र का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए कम्यूटेशन, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन डी ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। तो ऑप्शन बी स्पीड, क्योंकि इसका जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है वो होता है N5P Z/60A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सिंपल मैथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की वोल्टेज बढ़ाने की सरल विधि किसके लिए है, ऑप्शन ए डिक्रीज द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, ऑप्शन सी टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर्मेचर। तो अगर ईएमएफ बढ़ाने की बात हो रही है तो स्पीड बढ़ाएंगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ईएमएफ इन इंड्यूस्ड in the winding of an armature of DC generator when the armature rotate in, DC जनरेटर के आर्मेचर के कुंडलन में ईएमएफ प्रेरित होता है जब आर्मेचर में घूर्णन करता है। ऑप्शन ए अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो रोटर क्या होना चाहिए, आर्मेचर होना चाहिए, वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना चाहिए, यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारा पोल क्या होता है, स्टेशनरी होता है, और हमारा जो रोटर होता है रोटेटरी, यानी रोटर हमारा वो आर्मेचर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ना कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में। ये बात हो रही है डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी होगा, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इन ईएमएफ जनरेशन आर, यानी जो ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ में के कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं, ऑप्शन ए द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, ऑप्शन बी द ओवरहैंग, ऑप्शन सी बोथ द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट एंड द ओवरहैंग, ऑप्शन बी कम्यूटेटर सेगमेंट। तो हमारा जो कॉइल जो स्लॉट के अंदर होता है उतने ही भाग में क्या होता है, हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। तो ऑप्शन ए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा, द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेव फ्रॉम ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज, ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन सी ट्रेंगुलर, ऑप्शन डी साइनोसॉइडल। तो डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का जो तरंगकार होता है, मतलब जो उसका वेव होता है, वेव फॉर्म, वो होता है ट्रेंगुलर, वो होता है ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एक्साइटिंग कॉइल ऑफ डीसी मशीन आर वाउंड, दृढ़ धारा मशीन की उत्तेजित कॉइल किस में जुड़ी होती है, ऑप्शन ए इन द मशीन, ऑप्शन बी इन द आर्मेचर स्लॉट, ऑप्शन सी वाउंड द पोल, ऑप्शन डी सेपरेटली। तो जो हमारा एक्साइटिंग कॉइल होता है वो पोल पे होता है, पोल पे की जाती है। तो हमारा जो एक्साइटिंग कॉइल होगी वो अराउंड द पोल, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही, अराउंड द पोल की जाती है, अराउंड द पोल वो बाउंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मशीन एक्ट एज, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन ए फुल वेव रेक्टिफायर, ऑप्शन बी हाफ वेव रेक्टिफायर, ऑप्शन सी कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर, ऑप्शन डी कंट्रोल हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें हमारा कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है, यानी जितना एसी जनरेट होगा वो पूरा का पूरा उसमें क्या होगा, वो कम्यूटेटर की सहायता से यूनिडायरेक्शनल करंट में क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर कम्यूटेशन गिव राइज टू, अल्प दिक् परिवर्तन के कारण क्या होता है, स्पार्किंग एट द लीडिंग एज,
ऑफ द ब्रश, ब्रश के अग्रणी धारा पर स्पार्किंग, धार पर। ऑप्शन बी स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, ब्रश के अनुगामी यानी पिछली धार पर स्पार्किंग। ऑप्शन सी नो स्पार्किंग एट ऑल, कोई स्पार्किंग नहीं। ऑप्शन डी स्पार्किंग एट द मिडिल ऑफ द ब्रश, ब्रश के बीच में स्पार्किंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ब्रश के अनुगामी यानी पिछली धार पर स्पार्किंग, यानी स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश। ये इस तरह से हमारा ब्रश होता है, ठीक। ये कार्बन ब्रशेस हैं, यहाँ पे ये कार्बन ब्रश है, ये सारे कार्बन ब्रशेस हैं, और ये कार्बन ब्रश होल्डर है, और यहाँ एक ब्रश है जो क्या है वो होल्डर में लगा हुआ है, कार्बन ब्रश होल्डर में ये लगा हुआ है। और ब्रश में होल्डर, जो हमारा होल्डर में जो ब्रश लगता है, होल्डर में जो ब्रश लगा रहता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे इस पे इसको इससे प्रेशर के द्वारा इससे दबा रहता है, ये हमारा कंप्यूटर के ऊपर दबा रहता है। जैसे मतलब अगर ये रोटेट करता रहेगा और घिसता जाएगा तो ये इधर वाली, ये वाली जो पत्ती है, ये इसकी सहायता से क्या होगा, ये दबा रहेगा। तो जैसे जैसे घिस के छोटा होता जाएगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ दबता जाएगा, यानी कंप्यूटर से हमेशा टाइटली लगा रहेगा, अच्छे से लगा रहेगा, टच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर ए डीसी जनरेटर इफ द ब्रशेस आर गिवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉर ए डीसी जनरेटर इफ द ब्रशेस आर गिवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज। ऑप्शन ए टोटली डीमैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन बी टोटली मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन सी पार्टली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन डी टोटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी मेंटेन द सेम डायरेक्शन विद ए डीसी मशीन रन एज ए जनरेटर और एज ए मोटर, डीसी मशीन द्वारा जनित के रूप में अथवा मोटर के रूप में कार्य करने पर निम्नलिखित में कौन सी राशि समान दिशा को कायम रखती है। ए इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी फील्ड करंट, ऑप्शन डी सप्लाई करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब मोटर के रूप में जब जनरेटर के रूप में होता है तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो जिस दिशा में होता है, जब उसे मोटर के रूप में चला जाता है तब भी उसकी दिशा उसी तरफ होती है। इसीलिए जब मोटर के रूप में होता है तो उसी ईएमएफ को क्या बोला जाता है, बैक ईएमएफ। तो इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। बाकी आर्मेचर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, फील्ड करंट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और सप्लाई करंट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेरिएबल लॉस इन ए डीसी शंट मशीन इज, डीसी शंट मशीन में चर क्षय होता है, यानी वेरिएबल लॉस। तो ऑप्शन ए है आयरन लॉस, ऑप्शन बी शंट फील्ड लॉस, ऑप्शन सी आर्मेचर कॉपर लॉस, ऑप्शन डी है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो जो हमारा आयरन लॉस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट लॉस होता है, और जो हमारा कॉपर लॉस होता है वह हमारा होता है वेरिएबल लॉस। क्योंकि हमारा जो कॉपर लॉस होता है वो हमारा लोड पे डिपेंड करता है, यानी अब यहाँ पे हमारा जो कॉपर लॉस क्या होगा, यानी आर्मेचर की जो कॉइल होगी उसके अंदर, आर्मेचर कॉइल में जो लॉस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कॉपर लॉस, ठीक। उसी को ही बोलेंगे वेरिएबल लॉस भी, वही होता है वेरिएबल लॉस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कम्यूटेटर खंड आर्मेचर कंडक्टरों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए इंसुलेशन पैड, ऑप्शन बी प्रतिरोधक तार, ऑप्शन सी ब्रेजिंग, ऑप्शन डी कॉपर लक्स। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, कॉपर लक्स की सहायता से जो हमारे बाइंडिंग की जाती है। तो बाइंडिंग के जो टर्मिनल होते हैं वो जो कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं वो कॉपर लग की सहायता से जुड़े होते हैं। देखते हैं कॉपर लग क्या होता है। देखो यहाँ पे जो ये डायग्राम बने हुए हैं, ये चीज़ें, ये पॉइंट, ये जो निकले हुए उभरे हुए भाग हैं इसी को बोलते हैं कॉपर लग। या तो फिर इसमें देखो, इन सारे में देखो, एक जो हमारा सेगमेंट है, एक सेगमेंट के पास देखेंगे तो यहाँ पे दो टर्मिनल निकले हुए हैं। इन दोनों टर्मिनलों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वायर को लाते हैं, बाइंडिंग वायर को लाते हैं, और इस ये फैले हुए भाग को क्या करते हैं, प्लायर आदि की सहायता से प्रेस कर देते हैं, दबा दिया जाता है टाइटली अच्छे से, तो इसमें फंस जाते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, कॉपर लग। ये लग से हैं कम्यूटेटर में हमारे इस तरह से लग होते हैं, और हमारे अन्य जगह सर्किटों में इस तरह के लग यूज किए जाते हैं। ये सारे जो हैं ये भी सब क्या हैं, इन सबको भी लग बोला जाता है। ये यहाँ पे कॉपर लग है और यहाँ पे ये एल्युमिनियम के लग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंशिक पिच कुंडलन का उपयोग होता है, यूज ऑफ फ्रिक्शन पिच बाइंडिंग। ए मेक इज स्टिफर, ऑप्शन बी रिजल्ट इज रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस, ऑप्शन सी है रिजल्ट इन रिड्यूस एक्सियल लेंथ ऑफ द मशीन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। यूज ऑफ फ्रिक्शन पिच बाइंडिंग, यानी अगर फ्रिक्शन पिच बाइंडिंग यूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी। मतलब कॉइल हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा
स्टिफर हो जाएगा और उसके साथ हमारा लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी और रिजल्ट जो होगा तब क्या होगा कि जो हमारा उस मशीन की जो लेंथ होगी यानी एक्सेल की जो लेंथ है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शंट जनरेटर का उपयोग व्यापक रूप से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए जहाँ भार बहुत उच्च होता है, ऑप्शन बी जहाँ संकीर्ण भार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज जरूरी है, यानी वेयर ए कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड ओवर ए नैरो लोड रेंज, ऑप्शन सी वेयर ऑफ्टन फ्लक्शन इन ऑकर्ड, जहाँ अक्सर भार में उतार चढ़ाव होता है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहाँ पे संकीर्ण भार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसका क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है, यानी उसका बैटरी रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। नो लोड से फुल लोड पे क्या होता है, वोल्टेज में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, यानी इसका उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ हमें बहुत कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ ए शंट जनरेटर इज 500 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम, इफ द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? ऑप्शन ए 500 वोल्ट, ऑप्शन बी 520 वोल्ट, ऑप्शन सी है 460 और ऑप्शन डी है 540 वोल्ट। तो देखते हैं ईएमएफ का क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन। ईएमएफ का इक्वेशन होता है जनरेटर के लिए, शंट जनरेटर में E बराबर V प्लस आई इंटू आर। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग V बराबर निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर। बस वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, वैल्यू रखिए क्या आएगा, तो V बराबर हमें मिल जाएगा 500, ईएमएफ कितना है 500 वोल्ट माइनस आई इंटू आर कर लो तो हो जाएगा ये 40 आएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 460 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ब्रशेस आर प्रोवाइडेड इन डीसी मशीन फॉर ए स्मूथ रोटेशन, ए प्रिवेंटिव स्पार्किंग, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करेंट, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग द लॉसेस। तो डीसी मशीन में ब्रश क्या करता है, तो प्रोवाइडिंग द ए पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए और बी दिया है स्मूथ रोटेशन एंड प्रिवेंटिव स्पार्किंग, ये कार्बन ब्रश वगैरह यूज़ करने पे मतलब उसके एडवांटेज होते हैं, तो यहाँ पे उसका मेन वर्क क्या होता है, प्रोवाइडिंग ए पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शंट जनरेटर आर मोस्ट suited फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन एज देयर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर। स्थिर समांतर प्रचालन के लिए शंट जनित अत्यधिक उपयोग होते हैं क्योंकि इनकी वोल्टता विलक्षण होते हैं, ऑप्शन ए ड्रूपिंग, ऑप्शन बी इंडेंसिकल यानी सर्वसम, ऑप्शन सी लीनियर, ऑप्शन डी राइजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ड्रूपिंग, ऑप्शन नंबर ए होगा ड्रूपिंग। जो भी हमारे जो भी जनरेटर हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रूपिंग टाइप कुछ होती है उन्हीं को आपस में पैरेलल ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे सीरीज मोटर का क्या होता है, सीरीज मोटर को आपस में पैरेलल ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ड्रूपिंग का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कुछ क्या हो गया, यानी ईएमएफ और लोड करंट आईए के बीच जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आईए का लो या फिर आईएल कह लो, यहाँ पे एक ही करंट होगा, थोड़ा सा चेंजेस होता है लेकिन हम लोग आईए बोलें तो सही होगा, सॉरी आईएल के बीच, आईएल और ई के बीच जब कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि ये थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह से यहाँ से ये रहेगा, इस तरह से थोड़ा गिरता हुआ अवलक्षण प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं ड्रूपिंग यानी गिरता हुआ अवलक्षण। तो इस तरह के जो हमारे जनरेटर होंगे उन्हीं का हम लोग आपस में पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ड्रूपिंग।